नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का व्यूअर्स। मैं हूं सौरभ शर्मा और आप देख रहे हैं आपका प्रोग्राम कॉफी पर कुरुक्षेत्र। रोज हम कोशिश करते हैं आपके साथ एक ऐसे व्यक्ति की मुलाकात कराई जाए जिन्होंने देश में किसी ना किसी वक्त पर देश से जुड़े किसी अहम मसले पर उनका कोई रोल रहा हो। और ऐसे ही एक घटना की आज हम आपके सामने बात करेंगे। और आज ही क्यों, इसका मैं आपको कॉन्टेक्स्ट भी दूंगा। भारत ने पाकिस्तान के साथ 4 जंगें लड़ी जो खुली जंगें थीं। 1948, 1965, 1971 जब बांग्लादेश बना, और उसके बाद कारगिल की 1999 में। ये तो लड़ाइयाँ थीं दोनों तरफ से, जिसे आप वॉर्स कहते हैं। एक वॉर भारत पाकिस्तान के बीच, एक जंग होते होते रह गई थी। लगा था कि बस अब ये दोनों न्यूक्लियर देश जो हैं ये तो भिड़े ही भिड़े। वो वक्त था 2001-2002 का। उसकी वजह क्या थी? भारत की संसद के ऊपर आतंकवादी हमला पाकिस्तान में बैठे आतंकवादियों के द्वारा प्लान और एग्जीक्यूट किया गया। उसमें भारत के लोग भी शामिल थे। 13 दिसंबर 2001 पार्लियामेंट चल रही है, देश की संसद। उस वक्त देश के सारे एमपी, सारे सांसद, मंत्री, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री, ये सब वहां मौजूद थे, और प्रधानमंत्री भी होते वहां पर। तब यह हमला होता है। 5 आतंकवादी दनादन देश की संसद के अंदर घुसते हैं, गोलियां चलाते हैं। ये 5 मारे गए, लेकिन उससे पहले हमारे 9 लोग शहीद हुए थे। दिल्ली पुलिस के 6 अधिकारी, अफसर, सिपाही, उस वक्त सीआरपीएफ जो सिक्योरिटी देखती थी पार्लियामेंट की, 2 उनके लोग, और एक कर्मचारी जो कि संसद के शायद बागवानी का काम करता था। वो व्यक्ति, 9 लोग मारे गए। अब इसकी जांच बैठी। जांच में नाम आया सबसे पहले अफजल गुरु, कश्मीर का रहने वाला, डॉक्टरी की पढ़ाई जिसने की हुई थी। अफजल गुरु, उस हमले में जितने भी लोग शामिल थे उनमें से एक इकलौता आदमी था जिसको फांसी की सजा हुई थी, और उसे फांसी दी गई सन 2013 में। अब आज अफजल गुरु की बात क्यों? अफजल गुरु को दरअसल जिंदा करने की कोशिश हो रही है कश्मीर में होने वाले चुनाव में। जी हां, उमर अब्दुल्ला का एक बयान बहुत सुर्खियों में है, जिसमें उन्होंने कहा कि अगर उस वक्त जम्मू कश्मीर की सरकार में जो लोग बैठे थे, यानी हम, उनसे पूछा जाता तो हम कभी अफजल गुरु की फांसी के लिए हामी नहीं भरते। लेकिन अफजल गुरु को फांसी दी गई थी और तिहाड़ जेल में फांसी दी गई थी, वहीं उसको दफनाया गया था। तो आज जो लोग अफजल गुरु के बहाने कश्मीर में इस संवेदनशील मुद्दे को जिंदा करने की कोशिश कर रहे हैं, वो भी सुने, और देश भर में बैठे और लोग, हमारे दर्शक, वो भी जाने अफजल गुरु कौन था, उसने पार्लियामेंट के हमले में क्या भूमिका अदा की थी, और क्या उसको इंसाफ नहीं मिला, क्या उसको इंसाफ की हर दहलीज तक जाने का मौका नहीं मिला था। ये सारी बातें आज आपको वो व्यक्ति बताएंगे जिन्होंने पार्लियामेंट अटैक को इन्वेस्टिगेट किया, खुद जो उस टीम को लीड कर रहे थे, जिन्होंने अफजल गुरु को पकड़ा था, अफजल गुरु के साथ शामिल बाकी लोगों को पकड़ा था, मुकदमा चलवाया था, सबूत इकट्ठा किए थे, और कहां तक मुकदमा गया था, उसका रोल क्या पाया गया था, सब कुछ आपको बताएंगे। मैं आपसे परिचय करवा रहा हूं हमारे देश के आईपीएस ऑफिसर, दिल्ली पुलिस के अधिकारी रहे अशोक चंद्र जी से। अशोक जी, सर, बहुत स्वागत, आप हमारे प्रोग्राम में आए हैं। मैंने फोन किया उनको तो प्रोग्राम में आना, तो वही मुझसे पूछ रहे थे भाई आज अचानक क्यों, तो मैंने वो कॉन्टेक्स्ट जो उनको बताया वही मैंने आपको भी बताया। हमारे साथ विजय त्रिवेदी जी हैं प्रोग्राम में, आप रोज उनको देखते हैं मेरे साथ। विजय जी उन लोगों में से हैं जो जब पार्लियामेंट पर हमला हुआ तो पार्लियामेंट के अंदर थे, राइट सर? जी सर। आप पार्लियामेंट परिसर के अंदर कवर ही करते थे, पार्लियामेंट ही कवर करते थे, उस वक्त तक पार्लियामेंट में थे। आपके कानों ने उस वक्त गोलियों की आवाज सुनी, सब देखी, देखा भी है, देखा भी है। और प्रदीप सिंह जी रोज की तरह हमारे साथ हैं। सर, बहुत स्वागत आपका। सर, आज अफजल गुरु को जिंदा करने की कोशिश हो रही है। मेरा पहला सवाल तो ये है, कहीं कोई डाउट आपके मन में एक बार भी आया हो कि ये व्यक्ति इन्वॉल्व नहीं है, या हर तरह से हर लिहाज से वो इसके खिलाफ जो सबूत थे इशारा कर रहे थे कि यही है वो जिसने सब कुछ किया? नहीं, एब्सोल्युटली कोई भी डाउट नहीं है। इट कैन नॉट बी डिनाइड। इट इज़ एन एस्टेब्लिश्ड फैक्ट दैट अफजल गुरु वॉज टोटली इन्वॉल्व, पूरी इन्वॉल्वमेंट थी उसकी ऑन द अटैक ऑन द इंडियन पार्लियामेंट। अब अटैक ऑन द इंडियन पार्लियामेंट इज जिसको कहते हैं ना अटैक ऑन द सोवरेंटी ऑफ इंडिया। बिल्कुल, बिकॉज हमारे 3 ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट में से एक लेजिस्लेचर है, और उसके अलावा जो हमारे जो डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी में हमारे 4 पिलर कहते हैं, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, जुडिशरी और मीडिया। उनमें से लेजिस्लेचर एक था। सो इट वाज अटैक ऑन बोथ द सोवरेंटी ऑफ द कंट्री एज वेल एज ऑन द
डेमोक्रेसी। इसको आगे, इसी बात को बस आगे सर जो मैं कह रहा था, जंग होते होते रह गई, बॉर्डर पर फौज लगा दी गई थी, 1 साल तक हमारी रही, ऑपरेशन पराक्रम उसको कहते हैं। वाजपेयी जी ने बिल्कुल मतलब ये तय कर लिया था, पाकिस्तान नहीं सुधरा तो जंग होगी, बयान दिया था बाकायदा, आर पार की लड़ाई होगी, तब फौज गई। दुनिया में शायद इतना बड़ा मोबिलाइजेशन कभी इस तरह से नहीं हुआ होगा, इतने लंबे समय और इतने लंबे समय, बड़ा 8-9 महीने, और उसमें जितने लोग शहीद हुए, मारे गए, उतने तो कारगिल के वॉर में भी और हमारे किसी हिंदुस्तान की किसी जंग में उस तरह से लोग नहीं। अब आप सोचिए, जिस घटना की वजह से हिंदुस्तान पाकिस्तान की जंग होते होते रह गई हो, जिस व्यक्ति की वजह से, उस व्यक्ति के लिए कहा जा रहा है कि हम अगर होते तो उसको फांसी नहीं होने थे। सर अब मैं आपको मतलब आज आपको बताना है कि था क्या मामला, केस जब अटैक हुआ सर, उस वक्त मैं अगर लीड कर सकूं बातचीत जी, तो आप लोग कब इन्वॉल्व हुए? नहीं, बेसिक ये है दैट आई वाज, मैं डीसीपी स्पेशल सेल था उन दिनों, दैट वाज एंटी टेरर यूनिट दिल्ली पुलिस का था। तो ये 13 दिसंबर 2001 की बात है। अगर आप देख, आई मीन एज यूजुअल मैं अपने ऑफिस में ही था, आई वाज सिटिंग इन माय ऑफिस। फिर कमिश्नर ऑफ पुलिस से, आई मीन क्यों कहते हैं, बिकॉज मैं टीवी वगैरह नहीं देखता था, आई मीन मैसेज आया दैट आई मीन द पार्लियामेंट हैज़ बीन अटैक्ड। आई मीन पहले तो आई मीन आई कुडंट बिलीव इट, बिकॉज क्योंकि वो तो एब्सोल्युटली जिसको कहते हैं ना वेल गार्डेड है। फिर हम जब मैं स्पॉट पे पहुंचा, वहाँ पर गोलियां चल रही थी उस टाइम भी, बट ये दाग देने की बात है, जो हमारी जो वहाँ पर सिक्योरिटी फोर्सेस थे सीआरपीएफ की, दे वर वेरी बैटल हार्डेंड। उन्होंने इमीडिएटली उनके साथ मुठभेड़ करी और 5 को वहीं मार गिराया। आप पहुंच चुके थे जब मुठभेड़ चल रही थी? हाँ, चल रहा था। हाँ, उसके बाद जब ये सारा जिसको कहते हैं ना, आई मीन 5 को मार गिराने के बाद में फिर हमने फिर वहाँ से फिर तफ्तीश शुरू की। इन्वेस्टिगेशन के दौरान जब हम ना क्राइम सीन को देखते हैं पूरा अच्छी तरह से, कहाँ कहाँ पर, जब तीन जगह के क्राइम सीन था। आई मीन एक जगह 3 आतंकवादी मारे गए थे, दूसरी जगह 2 और तीसरी जगह 1। तीनों जब हम क्राइम सीन का जब मुआयना किया तो हमने वहाँ से आर्म्स, AK-47, एमुनिशन, हैंड ग्रेनेड्स, improvised explosive devices, इलेक्ट्रॉनिक डेटोनेटर्स और ड्राई फ्रूट्स के पैकेट्स, बैग्स, हाँ, प्लस क्या कहते हैं, हमने वहाँ से मोबाइल फ़ोन्स, सिम कार्ड्स, फोर्स्ड आईडी कार्ड्स वगैरह वहाँ से हमने रिकवर किए। इन्वेस्टिगेशन हमारी वहीं से शुरू हुई, जहाँ हमने जो मोबाइल फ़ोन्स रिकवर किए थे उनकी हमने एनालिसिस की। एनालिसिस करने के बाद में वी आइडेंटिफाइड 3 मेन पर्सन्स। उसमें से एक मोहम्मद अफजल गुरु था, उनके कज़न एक था शौकत हुसैन गुरु, तीसरा थे मिस्टर जिलानी, SAR जिलानी, हाँ, ही वॉज दिल्ली कॉलेज, उस टाइम दिल्ली कॉलेज था, वहाँ पर ही वॉज अ लेक्चरर देयर। सो मेन हमने इनको आइडेंटिफाई किया। सर बीच में रह गई थी, जो आपने ड्राई फ्रूट्स पकड़े वहाँ पर, जी, ये क्या इंडिकेट कर रहा था? सी, ड्राई फ्रूट्स का बड़ा क्लियर इंडिकेशन ये था दैट इट वाज सपोज टू बी अ होस्टेज सिचुएशन। पार्लियामेंट को होस्टेज, यस, पार्लियामेंट वुड हैव बीन, अगर सिक्योरिटी फोर्सेस रिएक्ट नहीं करती, वॉच एंड वार्ड का स्टाफ जो था उनका बहुत ही महत्वपूर्ण, आई मीन क्या कहते हैं, मेन गेट बंद किया, वॉच एंड वार्ड, हाँ, जैसे पार्लियामेंट में जहाँ से एंटर होते हैं, यस, एक भी अंदर घुस अंदर नहीं घुस पाए। एनकाउंटर जो है वो तो सीआरपीएफ ने और वो किया, सारी गोली चलाई, लेकिन वो जो सारे लोग हमारे एमपीज हैं, मिनिस्टर्स हैं, वो और हम सब लोग हैं, वो सुरक्षित थे। तो वो वहाँ की जो वॉच एंड वार्ड है पार्लियामेंट की, वो है, और वो गेट्स बंद करना, और उनका सोच में एक भी क्योंकि ये आतंकवादी 2 नहीं गया गेट के बीच में हुआ, गेट नंबर 1 और गेट नंबर 12, और वो गेट नंबर 1 और गेट नंबर 12 ऐसा लगता है जो पार्लियामेंट में नहीं होंगे तो वो सोचेंगे बहुत दूर है। जो सबसे क्लोज गेट है वो गेट नंबर 1 है, गेट नंबर 12 है, करीबन 100 मीटर भी नहीं होता है, 70-80 मीटर की दूरी पर है, क्योंकि गेट नंबर 12 से राज्यसभा के सारे एमपी नॉर्मली आते हैं, और गेट नंबर 1 हमारी मेन एंट्रेंस है, जहाँ से सभी लोग। सो दे वांटेड टू हॉस्टेज रखना इंडियन पार्लियामेंट को, भारत के सांसद, मंत्री। यस, आई मीन जो भी वहाँ अंदर होते तो वो एक्चुअली उनको हॉस्टेज रखने का था। बेसिकली इट वाज एन हॉस्टेज सिचुएशन। जैसे ये पार्लियामेंट का अटैक हुआ था, पूरी दिल्ली में क्या पूरी कंट्री में सन्नाटा छा गया था, दैट हाउ कैन एन, आई मीन अटैक टेक प्लेस, आई मीन इन द हार्ट ऑफ दिल्ली ऑन द पार्लियामेंट। सो आई थिंक, आई मीन आई कम बैक टू द पॉइंट। फिर हमने मोहम्मद अफजल को वहाँ अरेस्ट किया। अरेस्ट करने के बाद वी गॉट हिम बैक टू दिल्ली। फिर उसकी हमने फिर पूछताछ की। पूछताछ से क्लियर पता चला अभी
that जो मोहम्मद अफजल गुरु था, he was a पाक trained militant. वो 19 He admitted to it. हाँ हाँ, everything is recorded. I mean वो जो मैं कह रहा हूँ, these are established beyond doubt. Okay. Or established beyond fact. I mean absolutely established. अफजल गुरु पाकिस्तान जाकर ट्रेनिंग लेकर आया हुआ आतंकवादी Yes, था। 1988-89 में इसी आपको थोड़ा सा उस टाइम माहौल भी पता होना चाहिए, वैली का जो माहौल था 88, 89, 90 में, सबसे early ज्यादा 90s में, आतंकवादी you see youth in large numbers went to Pakistan. They went to Pakistan, got trained there, got trained. trained in arms and explosives, and they came back. They were मुजफ्फराबाद थी वहाँ पर POK में, वहाँ पर सारी इनकी ट्रेनिंग होती थी, ISI ट्रेनिंग कराता था, and it was done by army officers. अफजल गुरु की involvement is established beyond doubt because he was involved in planning, he was involved in providing logistic support, he was involved in getting them, उनको वहाँ से लाना, आर्म्स एमुनिशन के साथ में लाना और इनको अपने ठिकाने में रखना। उसके अलावा इन्होंने क्या किया था ना, उन दिनों लोकल एक्सप्लोजिव्स तो नहीं कहते, लोकल मटेरियल मिलते थे यहाँ पर, एमोनियम नाइट्रेट एंड ऑल दैट, वो सारा प्रोक्योर करना, मोबाइल फ़ोन प्रोक्योर करना, मोटरसाइकिल प्रोक्योर करना रेकी के लिए, गाड़ी प्रोक्योर करना जिससे अंदर ये हमला हुआ है, तो सारे पास अरेंज करना, एम्बेसडर गाड़ी तो दैट वाज फोर्ज्ड, उस पे स्टिकर लगा दिया था। हाँ वो फोर्ज्ड था, दैट वाज फोर्ज्ड। तो इसने बस गोली ही नहीं चलाई वहां जाकर के, बाकी सब किया। एब्सोल्युटली, जिसको कहते हैं ना आपने पूरा, जिसको कहते हैं इनका जो सारा प्लान, आई मीन प्लानिंग से लेकर लॉजिस्टिक सपोर्ट सब कुछ इसी का ही था। तो आपकी जांच में ये सारी बातें जो आप बता रहे हो, आपको अब तक मुझे सारी बातें, बिकॉज पांचों तो मारे गए थे, हाँ, इट वाज मोहम्मद अफजल, तो ये सारी बातें का खुलासा किया, ऑलराइट, एंड सारी की बातों का हमने कोर्ट में प्रूव किया। We proved everything in court. आपकी इन्वेस्टिगेशन मोटे तौर पर कितने लोग पकड़े गए थे? इसमें बेसिकली चार थे, मैंने बताया, अफजल गुरु, मोहम्मद अफजल कजन गुरु, शौकत शौकत हुसैन उसका, गिलानी एंड वाइफ ऑफ शौकत हुसैन, अफसान गुरु, ऑलराइट, 4 were arrested in that. पूरा प्रोसेस फॉलो हो गया, वो भी शायद 2006 में खत्म हो गया, 2006-07 में, I mean, लेकिन फांसी तो 2013 में दी गई है, ये भी इसका एक इम्पोर्टेंट हिस्सा है, ये इसको भी डाल, इसके बारे में मुझे इतनी नॉलेज नहीं है, मैं तो वहाँ देखो, लेकिन मतलब फांसी तो 2013 में हाँ, दी ना, 2013 में दी गई, जो जुडिशियल प्रोसेस है वो 2006 तक कंप्लीट हो गया था मेरे ख्याल से। I mean I'll not be able to tell the exact date. उसमें एक कांग्रेस महत्वपूर्ण, बहुत प्रेशर में आ गई थी 2013 तक, इसलिए बीजेपी ने इसको बड़ा मुद्दा बना दिया था, नेशनल इशू बना दिया कि भाई एक आतंकवादी जिसको सुप्रीम कोर्ट से सजा मिल गई, हाई कोर्ट से मिल गई, लोअर कोर्ट से मिल गई, उसको आप फांसी क्यों नहीं दे रहे हैं? इसमें एक महत्वपूर्ण बात यह है कि ये घटना, आज हमको ऐसा लग रहा है कि वो 5 आतंकवादी मारे गए और अटैक हो गया, वो इतना बड़ा प्लान था कि यदि वो, मैंने इसलिए कहा कि वो जो वहाँ की सिक्योरिटी सिस्टम पार्लियामेंट का, यदि वो एक्टिव नहीं होता, वो दरवाजे बंद नहीं करते, मान लीजिए वो आतंकवादी अंदर घुस जाते, और उस दिन दूसरा क्या हुआ था कि सुबह पार्लियामेंट का सेशन एडजॉर्न हो गया था, क्योंकि हंगामा होता है, प्राइम मिनिस्टर भी नहीं थे वहां पर, इसलिए थोड़ा सा, और वो गेट बंद कर दिए, प्रमोद महाजन वहां पर ये हुआ करते थे, मिनिस्टर आईएनबी, तो वो भी उसमें एक्टिव थे, सब लोग वहां पर बताइए सर, आप मतलब आपके कान में कब आवाज पहली आई और क्या देखा आपने? नहीं, मैं अंदर जो अपना गैलरी है पार्लियामेंट की, क्योंकि हम लोगों की आदत है कि वहां पर रहते थे, और पहले गेट नंबर 12 के सामने मीडिया बैठता था, वहां पर हम लोग थे, और वहीं उसके सामने ही वो गोलीबारी हुई है, बिल्कुल गेट नंबर 12 जो है बिल्कुल सामने है, जो राज्यसभा का, क्योंकि वहां पर से मैक्सिमम एमपीज निकलते हैं, और गेट नंबर 1 है जिस पर सबसे इंपॉर्टेंट है, जहां से सभी लोग कितना करीब पहुंचे थे, वहीं पहुंच गए थे ना, ये तो गेट दूसरे गेट से आए, मेन एंट्रेंस वाले गेट से नहीं आए थे, उस पीछे वाले साइड वाले गेट से आए, और वो एम्बेसडर रोकने से पहले ही वहां पर पहुंच के और वो गेट तक पहुंच गई थी। सर मेरा सवाल ये अब्दुल्ला साहब को आज अफजल गुरु क्यों याद आ रहा है, उमर अब्दुल्ला साहब को? इसलिए कि आप देखिए, जो है हरकत नहीं है, दूसरे संगठन अलगाववादी नहीं है, तो उस जगह को भरने की कोशिश कर रहे हैं। वो मुद्दा, ये मुद्दा मतलब आज पहली बार उठाने की कोशिश नहीं हुई है। जो जेएनयू में नारे लगे, अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं, तो कातिल किसको कह रहे हैं आप? सुप्रीम कोर्ट को कह रहे हैं। चांद साहब को बुलाने का मकसद ये था। अच्छी बात आपने सर, थैंक यू, याद दिला दिया। ये नारा तो हमारे यहाँ जैसे थीम बन गया ना कुछ लोगों का, अफजल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। तो कातिल कौन? भारत थोड़ा सा बदल के वही बात उमर अब्दुल्ला बोल रहे हैं। और अफजल, अब देखिए किस तरह की बात फांसी क्यों हुई ये उन्होंने बताया
एक मेरा पहला ही सवाल ये था, 1% डाउट आज है उस आदमी को जिसने इन्वेस्टिगेट किया, सजा दिलाई अफजल गुरु को, सुप्रीम कोर्ट तक जिसकी सजा को बरकरार रखा, 1% डाउट है अशोक चंदी के दिल में कि शायद ये इन्वॉल्व ना हो? उन्होंने कहा पॉसिबल ही नहीं। हिंदुस्तान के लोग आज इसलिए कम याद रखते हैं क्योंकि उसमें उस तरह की कैजुअलिटीज नहीं हुई थी हमारे ऑफिसर्स की सतर्कता की वजह से। वो कुछ क्या हो जाता है ये वहां पर जो उस समय लोग आज थे इमेजिन वो करना इसको समझ मुश्किल रहे है। हैं। लेकिन जो उमर अब्दुल्ला बोल रहे हैं कि अगर हमसे पूछा जाता, मतलब किसी आतंकवादी को सुप्रीम कोर्ट ने फांसी की सजा दी तो जिस प्रदेश का रहने वाला उस प्रदेश की सरकार से पूछा जाएगा। कौन से कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहे हैं ये लोग? सर पे लेके घूम रहे हैं। उन्होंने तो बहाना बना लिया ना कि भाई हम होते तो हम नहीं होने देते, कहना ये चाहते हैं। वो ये कहना उस वर्ग को संबोधित कर रहे हैं जो आतंकवादियों का समर्थन, लेकिन मैं इसमें एक समर्थक है, कंट्राडिक्शन अलगाववादियों का एक समर्थक। कंट्राडिक्शन बहुत इंटरेस्टिंग है। अभी आपने जिक्र किया इसका पार्लियामेंट अटैक का, उससे पहले हुआ हमारा कांधार अटैक, कांधार हाईजैक। 99 में हुआ था। हाँ, वो भी दिसंबर का है। हाँ, 24 दिसंबर को 24 हुआ। 99 में कारगिल हुआ, जून में, उसके बाद दिसंबर में हाईजैक हुआ। उसमें भी हम लोग 2 साल मौजूद बाद थे। वहां पर सरकार वही थी, वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे और वो सारा हुआ। जब जिस दिन ये 29-30 दिसंबर को ये सरकार ने तय किया कि वो 3 आतंकवादियों को छोड़ना, जिसमें मसूद अजहर भी हैं। मसूद अजहर वहाँ पर कश्मीर में जेल में थे, तो भारत सरकार की तरफ से ये बात की गई कि भाई उनसे बात की जाए। जसवंत सिंह जी से उस समय विदेश मंत्री कि फारूक अब्दुल्ला साहब मुख्यमंत्री थे, उनसे बात की जाए, उसको छुड़वाना है, मतलब लेकर आना है। तो फारूक अब्दुल्ला साहब अड़ गए, मतलब उनका एक था कि भाई हम कहते नहीं, हैं, ऐसा सुना है। हाँ ऐसा सुना है। नहीं, उन्होंने कहा कि भाई मैं इसको नहीं फिर छोड़ूंगा, आतंकवादियों ये को नहीं करूंगा। और छोड़ूंगा। फिर भारत सरकार ने उनको जाकर वहां पर समझाया और उसके बाद उसको छोड़ा गया। तो ये 2 कंट्राडिक्शन, भले ही क्या कहा क्या नहीं हुआ, लेकिन ऐसी चर्चा तो है। हाँ, फारूक अब्दुल्ला पिता ये कह रहे हैं कि मैं आतंकवादी को नहीं छोड़ूंगा, हाँ। बेटे ये कह रहे हैं कि मैं आतंकवादी को फांसी नहीं होने देता। ये 2 मतलब अपरेंटली ये लगता है क्या हुआ क्या नहीं हुआ, लेकिन जो सरकार के वक्त उसमें उस समय ये था कि कश्मीर सरकार छोड़ने को तैयार नहीं थी। ठीक। अब सर, ये जो लोग 2 छूट गए उनके बारे में आपसे पूछना चाहता हूँ, बिकॉज दे वर एक्विटेड, जी। दे आर स्टिल इन दी सोसाइटी, SAR गिलानी एंड मिसेज अफजल गुरु सांगुरु। आज भी आपको लगता है कि नहीं दे हैड अ रोल? सी बेसिकली अगर आप आई मीन जुडिशरी की जो जजमेंट है, आई कैन नॉट क्वेश्चन दैट, बट द फैक्ट इज जब हम अपील में गए थे सुप्रीम कोर्ट में, तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक वर्ड कहा था रिगार्डिंग गिलानी, द नीडल ऑफ सस्पिशन इज देयर। मैंने नहीं, जजमेंट पे ये भी है कि हम इसलिए नहीं छोड़ रहे हैं कि हम निर्दोष मानते हैं। इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी जो है बियॉन्ड रीजनेबल डाउट जो है वो प्रूव नहीं कर पाई, इसलिए छोड़। हाँ, नीडल ऑफ सस्पिशन, दैट वर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट। नीडल ऑफ सस्पिशन इज स्टिल देयर। लेकिन जब आप ये नारा सुनते हैं, अफजल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है, एज अ पर्सन हु इन्वेस्टिगेटेड इट, आपको क्या लगता है? सी आई डिड माई ड्यूटी, माई टीम डिड इट। हमने अपना ड्यूटी निभाया पूरी अच्छी तरह से। हमने जो भी एविडेंस थे हमने उसको कलेक्ट किया। कलेक्ट करने के बाद हमने कोर्ट में पेश किया। कोर्ट भी हमारी बात को आई मीन एज एक्सेप्टेड इट, चाहे वो ट्रायल कोर्ट हो, चाहे हाई कोर्ट हो, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो। एंड देन आई मीन इवन दी जिसको कहते हैं इवन दी कॉन्स्टिट्यूशन, आई मीन जो राष्ट्रपति भवन आल्सो हैज एक्सेप्टेड इट। मर्सी पिटीशन वाज रिजेक्टेड। मर्सी पिटीशन तक वहां पर हुई है। वी हैव एस्टैब्लिश्ड बियॉन्ड डाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ मोहम्मद अफजल गुरु। मर्सी पिटीशन को लटका के रखा गया जिससे फांसी न होने पाए। मर्सी ने 2011 में हमला हो गया, 2001 में हमला हो गया था, 13 में फांसी हुई है। 2006 में वो खत्म हो गया ना सारा पिटीशन भी था, एवरीथिंग। बस मर्सी पिटीशन बाकी है। 2013 में सरकार के पास कोई एक्सक्यूज नहीं था कि क्यों फांसी नहीं दे रहे हैं। मैम अगेन आई कम बैक, मैं तो आपने बहुत अच्छा किया था वो नारा, फिर मैं भूलता नहीं कभी, अफजल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। ये गाली जैसा नहीं लगता? बिल्कुल। जब आप इस केस को पढ़ते हो, अशोक जी को सुनते हो कि क्या पाया था, A to Z सब तो बता दिया उन्होंने। उसके बाद भी हमारे देश में कुछ लोग हैं उनको लगता है कि अफजल गुरु को फ्रेम किया गया। कुछ लोग हैं, ये बात नहीं है। मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज के नेता हैं, ये ज्यादा चिंता की बात है। कोई फ्रिंज एलिमेंट बोले वो कोई बड़ी बात नहीं है। और कोई आतंकवादियों का समर्थक बोले, अलगाववादी संगठन का नेता बोले, वो समझ में आता है। लेकिन मेन स्ट्रीम पार्टी, देश की सबसे बड़ी पार्टी, सबसे पुरानी पार्टी,
वो अगर ये बोलती, उसका नेता अगर ये बोलता है तो वो ज्यादा चिंता की बात है। और आज अगर अब्दुल्ला बोलते हैं और उनकी पार्टी और कांग्रेस का अलायंस है और कांग्रेस इस पर चुप रहती है। कांग्रेस बोले, कांग्रेस की सरकार ने तो फांसी दी है। हाँ, कांग्रेस की सरकार में ही रहते हुए फांसी हुई है ना उनको, ऐसा नहीं है। और देश की सबसे बड़ी मतलब पार्लियामेंट पर अटैक का मतलब आप समझते हैं कि क्या हो रहा है। मैं इसलिए बार बार इस पर जोर दे रहा हूं कि आज हम लोग सोचते हैं वो एक अटैक है, वो ऐसा अटैक नहीं है। वो क्या हो जाता इसको समझने की जरूरत है। पार्लियामेंट में हमारे 750-800 एमपीज हैं, 50 मिनिस्टर्स हैं, एलओपी है, प्रधानमंत्री है, उपराष्ट्रपति है। ये देश पर हमले जैसा देश था पर हमला ये, है। और पार्लियामेंट पर बॉम्बे में हुआ, पार्लियामेंट पर अटैक कारगिल से कम नहीं है। It was an attack on the sovereignty सॉवरेनिटी। and the democracy of India. बीजेपी गई इसी में। आप इसलिए इसको जोड़ दीजिए। इस देखिए बात पर। बहुत से मुद्दे कहे जाते हैं, वो जो है इंडिया शाइनिंग से चले गए, इसका इंडिकेशन तुरंत मिलना शुरू हो गया। ये 2001 में हुआ है, 2004 नहीं 2002 में उत्तर प्रदेश विधानसभा का चुनाव हुआ। उससे पहले अटल जी ये नारा दे चुके थे कि आर पार की लड़ाई होगी, जब तक इसका फैसला नहीं होगा तब तक सेना वापस नहीं लौटेगी। वो अटल बिहारी वाजपेयी जो 98 में पोखरण विस्फोट के मामले पर अमेरिका के दबाव में नहीं आए, अमेरिका के दबाव में एक्शन नहीं हुआ। लड़ा मतलब हम जंग से पीछे हटे। दोनों देशों के गर्दन पर बैठी थी कि लड़ाई नहीं होनी चाहिए। सर आपने कितने घंटे में क्रैक कर लिया था केस? आई मीन फर्स्ट अरेस्ट तो हमने करीब 48 आवर्स टू 72 आवर्स में कर लिए थे। 72 घंटे से। 72 घंटे में वी हैड एप्रीहेंडेड ऑल ऑफ देम। एंड फाइनली जो संगठन इसके पीछे पाए गए, जैश ए मोहम्मद। ये तो टोटली जैश ए मोहम्मद का था। मैंने बताया जैसे गाजी बाबा, सारा जो मास्टरमाइंड था ये गाजी बाबा था, कंट्रोल्ड बाई मौलाना मसूद अजहर। पूरा टोटल वहीं से सारा डायरेक्शन आता था। आदमी जिसको सोचिए हमने इस अटैक से 2 साल पहले एंड हाईजैक में छोड़ा, वो इतना बड़ा हमला कराता है। आई मीन वो सिचुएशन वाज डिफरेंट। आपने वो किताबें पढ़ी हैं जो अफजल गुरु के सपोर्ट में लिखी गई हैं? मैंने तो देखी, अरुंधति रॉय ने लिखी किताब लिखी थी। तो वो तो कहते हैं कि मतलब इंडियन आर्मी का ऑक्यूपेशन है। नहीं मैं तो चांद साहब से, अगर चांद साहब के ऊपर आरोप ये लगाया ना लोगों ने, आपने फ्रेम किया इसको, आप उनको क्या बोलते हैं? मैं तो बताता हूँ, बड़ा क्लियर बताता हूँ ना। हमने जो एविडेंस गैदर किया इट वाज सब्जेक्ट टू जुडिशियल स्क्रूटनी। इससे ज्यादा और क्या हो सकता है? वही मैं कह रहा हूं एंड कि हमारे intelligence अगर आवर कोर्ट्स आर टोटली इंडिपेंडेंट, आवर जुडिशरी इज टोटली इंडिपेंडेंट। जो हमने एविडेंस गैदर किया है, जो हमने इन्वेस्टिगेशन की, हमने कोर्ट्स के सामने पेश किया है। कभी किसी लम्हे आप किसी प्रेशर में थे? No, भाई no, जल्दी I was- जल्दी जल्दी सॉल्व करो, जल्दी No, I नतीजा was दो। never under pressure. I mean, मैं तो आपको ये बताता हूँ, मेरे कमिश्नर उन दिनों अजय राज शर्मा साहब होते थे। नो प्रेशर, एब्सोल्युटली नो प्रेशर। आप भी किसी को रिपोर्ट करते होंगे ना सर? जुडिशरी के बारे में आप अंदाजा I used to लगाइए, report दो to my चूक गए। commissioner. आप अपनी जांच जो है रिपोर्ट करते होंगे, हाँ, I कमिश्नर should को आप report to रिपोर्ट my करते होंगे। commissioner. अब जब उसमें आएगी साहब तो एक कश्मीर का आदमी है, एक लेक्चरर है दिल्ली यूनिवर्सिटी का, लेकिन पकड़ो जो करना है। या आई मीन इन्वेस्टिगेशन में आई मीन जैसे एविडेंस आता है आप आगे कार्रवाई करते हो। आप पूछना किसको किसी से क्या है? नहीं, लेकिन एक चीज और बताइए, जी जनरली कहा जाता है कि जो इस तरह की जितनी बड़ी घटनाएं होती हैं कि इंटेलिजेंस इनपुट था पहले से। क्या इसका इंटेलिजेंस इनपुट था पहले से? I mean, specific, there was no specific intelligence input. There was no specific intelligence input. Regarding बड़ा अटैक प्लान हो सर रहा इतना है सब कुछ आपने बताया, इसने प्लान किया, हाइटीन हाइडआउट बनाए, बम बनाने का सामान खरीदता था, सब कुछ करता था। नहीं, बट देयर वाज नो स्पेसिफिक इंटेलिजेंस इनपुट। वैसे इंटेलिजेंस इनपुट होती है। देखो दिल्ली, आपको ये सोच, यू मस्ट अंडरस्टैंड दिस, दिल्ली इज कैपिटल ऑफ इंडिया। यहाँ पर अगर कोई आतंकवादी का अटैक होता है, इट क्रिएट्स न्यूज़, इट क्रिएट्स इंटरनेशनल न्यूज़। तो दिल्ली हैज ऑलवेज बीन अ टारगेट। ये नहीं है दैट इट हैज नेवर बीन अ टारगेट, इट हैज ऑलवेज बीन अ टारगेट। नहीं वो तो ठीक है सर। एक सवाल और है, हमेशा इस बात की दिलचस्पी रहती है कि ये लोग, जैसे आपने बताया 3 हाइडआउट इसने बनाए, कैसे इलाकों में रहते हैं, किन घरों में रहते हैं, वहाँ किसी को शक नहीं होता कि ये एलियन आदमी कहाँ से आया है, यहाँ आकर के बस गया, रह रहा है। कभी किस तरीके की जगह होती हैं, किस तरीके के इलाके होते ये हैं? जो थे दे वर बेसिकली फ्लैट्स। आप आई मीन देखिए जो मोहम्मद अफजल एंड शौकत ने ये फ्लैट लिए, इसके बाद आपको दिल्ली का तो पता ही है, किसी को कोई मतलब किसी को मतलब नहीं है कौन साइड में रहता है, कौन पीछे रहता है, कौन आगे रहता है। ना कोई
वेरिफिकेशन होती है। हाँ, तो आई मीन एंड आजकल तो तभी भी थिंग्स हैव इम्प्रूव्ड, मैं ये भी कह सकता हूँ थिंग्स हैव इम्प्रूव्ड नाउ, सिक्योरिटी मेजर्स आर मच मोर स्ट्रिंजेंट, लेकिन उन दिनों तो इतना वो था नहीं। There was बहुत not- पुराना जो सिस्टम था बीट कांस्टेबल constables का उसमें था। इंफॉर्मेशन मिलती थी। हाँ, किस मोहल्ले में ये आदमी नया आया है, और बाहर से पार्लियामेंट आया में भी है, उस तरह की सिक्योरिटी इतने नहीं लोग हुआ आए हैं। करती नहीं, थी कि उस तरह सिक्योरिटी की उन सिक्योरिटी- दिनों भी इतनी, बल्कि वो हाँ। गेट नंबर, अब तो वो गेट ही बंद कर दिए गए एंट्री के हाँ, लिए, वो भी जो वहीं main से उस gate रोड था, को, वहाँ से हाँ, आप रोड आपको कोई से- आतंकवादी भी दिखा था उस वक्त? वो तो गोली चलते हुए ही देखा था ना हमने, तो मतलब ऐसे कोई पहचानने के लिए तो नहीं, हम लोग पहले नहीं कर आपके सकते। सामने, मैंने कहा आपके हाँ, सामने सब गोलीबारी चलते चल हुए रही। देखा है। इसलिए मैं कह रहा हूँ ना कि आज हम लोग उस बात को बहुत हल्के तरीके से देख रहे हैं, क्योंकि सिर्फ कैजुअलिटी नहीं हुई, और वो कैजुअलिटी सीआरपीएफ और जो पार्लियामेंट का स्टाफ है उसकी वजह से नहीं हुई। और प्रमोद महाजन का नाम मैं इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि प्रमोद महाजन उससे बहुत शार्प तरीके से वो दौड़ते हुए मैं कॉरिडोर में वो गेट बंद करवाने में लगे थे, क्योंकि वो गेट बंद नहीं होता तो आप सोचिए अच्छा, कि वो बाहर क्या- ये काम करवा रहे थे, गेट अंदर बंद वाले करो। जो गेट है ना, गेट नंबर 1 और गेट नंबर 12 और गेट नंबर 9, वो दौड़ के उसको सबको बंद, क्योंकि वो गेट के अंदर कोई भी आतंकवादी घुस जाता तो आप समझिए पार्लियामेंट की सिक्योरिटी गेट के बाहर रहती है, कैंपस में अंदर कोई सिक्योरिटी नहीं होती। सर, अब मेरे दो अहम वॉच एंड सवाल रह वार्ड गए। स्टाफ जो होता है वॉच उसके एंड पास वार्ड कोई स्टाफ हथियार कोई नहीं होता। हथियार नहीं रखता, क्योंकि वो तो तब एमपीज से अब वहाँ बहुत पड़ बहुत जा कुछ रहे हैं। बदल गया, सारी और ड्यूटी एक बदल सवाल मैं कर रहा हूँ आप, एक बात आपको निवेदन कर रहा हूँ कि आप बार बार जब इंटेलिजेंस एजेंसी पे कह रहे हैं कि ये हुआ, तो इंटेलिजेंस एजेंसी पर सवाल करके हम जो लोग नहीं जानते उनको भ्रम पैदा, आप इस बात पर जोर दीजिए कि हमने पूरे लीगल सिस्टम को फॉलो किया है। इस बात को सबसे ज्यादा वो सर ने बताया तो कई बार और वो बहुत मुश्किल काम हर है। एवेन्यू मिला अफजल गुरु को अपनी बेगुनाही साबित करने का, वकील भी मिले होंगे, उसका भी तो कोई मुकदमा लड़ता होगा। वेरी गुड लॉयर्स, बड़े बढ़िया लॉयर मिले। वेरी गुड लॉयर्स। सर, मेरे दो आखिरी के सवाल हैं, वक्त भी हो गया। पहला, क्या मोटिवेशन पाया आपने इन लोगों का ये काम करने के लिए, सी मोटिवेशन, पर्टिकुलरली अफजल गुरु? हाँ, नहीं, मोटिवेशन आपको अगर देखेंगे तो मोटिवेशन बेसिकली इज रिलीजन इन एवरी, जो टेररिस्ट, आई मीन जो जब भी हमने इंटरोगेट किया है, नॉट ओनली अफजल गुरु, अदर्स ऑल्सो वी हैव इंटरोगेटेड, इनिशियल मोटिवेशन इज रिलीजन। कॉम के नाम पे काम करना है एंड ऑल दैट करना है, बट आपको ये बड़ा क्लियर बता देता हूँ, सस्टेनेंस ऑफ टेररिज्म इज मनी। अगर आप फंड्स कट कर देंगे ना तो नहीं चलेगा, ये टेररिज्म ही नहीं चल पाएगा। देखो, सब चीज़ का है पैसा, फंड्स यू हैव टू कट, एंड इनिशियल मोटिवेशन इज धर्म। नहीं, पर धर्म क्या, कि तुम्हारे धर्म के खिलाफ काम हो रहा है? आई मीन, मैं जैसे आई डोंट वांट टू गेट इनटू द डिटेल्स ऑफ इट, बट द फैक्ट इज भाई, आप आई मीन जैसे वैली की बात कर रहे हैं, आपके लोगों के ऊपर जुल्म हो रहा है, इंडियन क्या कहते हैं, हाँ, गवर्नमेंट इज कमिटिंग एट्रोसिटीज एंड अदर थिंग्स, एंड वो सब फिर मैग्नीफाई होके हर जगह से इंडिया फीड कर जाता है। वो अपने को इंडिया का इंडियन तो मानते ही नहीं, इंडियन गवर्नमेंट, हाँ, इंडियन गवर्नमेंट, तो वो आई मीन बेसिकली आपको, आई वुड से you are sort of brainwashed, and once you are brainwashed, तो ऐसे लोगों से आपने बताया, जैसे गाजी बाबा से या किसी से मिला, तारिक साहब ने नाम लिया, उनसे, उन लोगों ने इसको मोटिवेट किया। कुछ खास लिटरेचर वगैरह भी मिलता है इनके यहाँ से? हाँ, आई मीन इसमें तो नहीं मिला हमें, बिकॉज बट अदरवाइज वी हैव, जब आई मीन मैं तो करीब 7-7.5 साल रहा हूँ, आई मीन फाइटिंग एंटी टेरर, वी हैव रिकवर्ड लॉट ऑफ लिटरेचर्स। इनफैक्ट और भी एक बात बताना चाहता हूँ, ऑल्दो इट इज़ अवे फ्रॉम दिस केस, इज दैट अगर कोई शहीद भी हो जाता है, उसके घर में फंड्स पहुंचाते थे। आई मीन अभी की बात मारा गया तो उसके घर का ख्याल रखते, हाँ, घर का ख्याल रखते थे, और पैसा आता था हवाला में आता था पैसा, और वो बाकायदा लिस्ट होके आती थी, इनको पैसे देने हैं। वी हैव अप्रीहेंडेड द हवाला ऑपरेटर्स आल्सो, जो पैसे लिए उनको भी हमने पकड़ा। इट हैज नथिंग टू डू विद दिस केस, वेल मैनेज्ड नेटवर्क चेन। यस, इट वाज। कसाब के मामले में उसने कन्फेस किया ना, कहा गया था कि तुम्हारे परिवार का ख्याल रखेंगे, पैसे हर महीने इतने जाते रहेंगे परिवार को, मारो और मरो। द लास्ट क्वेश्चन, एजेंसी हमारे यहाँ जब मुकदमा चलता है तो एजेंसी चार्ज लगाती है, और चार्ज के साथ साथ सज़ा डिमांड करती है कि ये सज़ा इसको दी जाए। अफजल गुरु का गुनाह आपने इतना बड़ा पाया कि यू वेंट फॉर कैपिटल पनिशमेंट। इसका रोल, इसका काम डिजर्व्ड कैपिटल पनिशमेंट, क्योंकि आज सवाल फांसी पर है। सी बेसिकली हम लोग इन्वेस्टिगेट, पुलिस इन्वेस्टिगेट्स, एंड पुलिस इन्वेस्टिगेट्स अंडर दी, जिसको कहते हैं, जो सेक्शन ऑफ द लॉ हमने इन्वेस्टिगेट किया है, उस सेक्शन ऑफ द लॉ में हम लोग चार्जशीट करके कोर्ट में डाल देते हैं। वी पुट इट इन कोर्ट,
and then subsequently it is the up Legal to the officers. judiciary, prosecution branch and judiciary how to take it up. But the sections of the law under which he was charge sheeted had capital punishment. लेकिन आप ये deserved- मानते हैं आपका आप had नाम capital कितना बड़ा है punishment. उस पर हैंड जो- कैपिटल had I mean उस पे the sections of the law जिसमें वो charge sheet हुआ था उसमें capital punishment was one of, I mean was a part of the और section of जुडिशरी the ने law. माना कि हाँ इसको I mean, कैपिटल पनिशमेंट ही मिलनी क्योंकि चाहिए। सबसे पहले तो आप मानेंगे ना कि भाई इसका अपराध हाँ, इतना बड़ा है। section of तब the वही law तो was मैंने good. पूछा। हाँ, सेक्शन नहीं लगाएंगे तब तक तो केस ही नहीं वही बनेगा। वही केस बताया बनेगा। ना section of the law I mean in which you were charge sheeted had capital punishment. इफ आई मे आस्क सर, इसके बचाव में क्या दलील दी जाती थी कोर्ट में? I mean to tell very frankly मैं court proceedings में ज़्यादा गया नहीं. Alright. I mean in the sense that we had a lot of this was जैसे आपने बताया ना, I mean ये तो तो आपने one अपने काम में थे कि भाई हाँ, हमें- it was only once the case is investigated we put it in court, then some other case comes up and then we get busy. in लेकिन that. लीगल टीम से तो बातचीत होती होगी। हाँ, कि लीगल टीम से हमसे ये बातचीत हुई पूछा है। जाएगा। या ये नहीं, जो opposite- लीगल टीम से बातचीत substantiate होती है। करने के लिए। एडवोकेट है उसी वो क्या होता पूछेगा है कि ना, ये कैसे ट्रायल है। कोर्ट तक हम लोगों की एविडेंस होती है। हाँ, ट्रायल कोर्ट के बाद में देन दी हाई सर अब मैं अगर समअप कर सकूं कि हमारी बातचीत जो हुई है, अफजल गुरु के लिए उमर अब्दुल्ला ने कहा हम अगर हमसे पूछा जाता है अगर हम होते तो हम इसको फांसी नहीं होने देते। अशोक चांद जी डीसीपी के तौर पर जिन्होंने इस केस को इन्वेस्टिगेट किया अपनी टीम के साथ, आज आए, पूरी बात आपके सामने कैमरे पर बताइए। कहाँ से खुद मोटिवेट हुआ? आतंकवादियों से, कश्मीर जाकर के, पाकिस्तान जाकर के ट्रेनिंग लेकर के आया था, दिल्ली में आकर रहने लगा। जब ये आतंकवादी साजिश रची गई जैश ए मोहम्मद मसूद अजहर के द्वारा, सबसे पहले इसको रिक्रूट किया गया। इसने और लड़कों को दिल्ली लाकर उनके रहने का इंतज़ाम किया। इसने उनको हथियारों समेत रहने की जगह दी। यहाँ आकर बम बनाने का सामान उन लोगों को कैसे मिले, उनके खाने पीने का इंतज़ाम सब कुछ किया। 2-2.5 महीना वो लोग दिल्ली में रहे। सारा बंदोबस्त यही अफजल गुरु करता रहा। इसके प्रूफ हैं जो अदालत के सामने रखे गए। उसके बाद जब ये हमला हो गया, इसने पहला फ़ोन किसको किया उन्होंने बताया, और ये वापस कश्मीर जा रहा था जब रास्ते से इसको अशोक चांद साहब की टीम ने पकड़ लिया। 72 घंटे के अंदर देश में हुए सबसे बड़े आतंकवादी हमलों में से एक, और उस वक्त तक तो शायद सबसे बड़ा आतंकवादी हमला था ही। 72 घंटे के अंदर अशोक चांद जी और दिल्ली पुलिस की उनकी टीम ने इस केस को क्रैक किया था। अब आप जाकर उनसे, कश्मीर में जिन लोग कह रहे हैं कि हम फांसी नहीं होने देते, उनसे जाकर पूछिए कि अगर ये सब कुछ में इन्वॉल्व था तो अगर फांसी ना देते तो इसको क्या सजा मिलती। बहुत शुक्रिया सर, आप स्टूडियो में आए। अशोक जी बहुत धन्यवाद सर आपका। बहुत शुक्रिया विजय जी का, उस वक्त पार्लियामेंट में थे और आंखों देखा हाल आपको बताया। प्रदीप जी बहुत धन्यवाद आपका।